श्योर सिलेक्शन में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य, दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण शासक, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य के बारे में मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य दो राज्यों में नया राज्य बना था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तो विजयनगर का मतलब होता है जीत का शहर। तो देखते हैं, ये हमारा विजयनगर है। तो देखते हैं जानकारी का स्रोत। ठीक है, तो देखिए जानकारी का स्रोत पुरातात्विक अवशेष, हम्पी के खंडर, स्मारक और मंदिर, विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत, शिलालेख, तत्कालीन साहित्य जैसे संस्कृत हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ ग्रंथ से प्रमुख है। विदेशी यात्री अब्दुल रजाक, यह फारस ईरान का शासक था जो विजयनगर में आया था। इसके लेखों से व्यापार और भव्य महलों की जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा, अब्दुल रजाक कहाँ का था? फारस का था। और उसके बाद दूसरा है डोमिंगो पेस और फर्नांडो नूनीज, ये पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, नूनीज जो था अच्युत देव राय के वर्मन के काल में आया था, जिन्होंने राजा कृष्ण देव राय के शासनकाल और विजयनगर सैन्य शक्ति की विस्तृत वर्णन किया। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का था। ठीक है, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। निकोलो कांटी, ये यात्रा विवरण से प्रारंभिक विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति का पता चलता है। तो याद रखिएगा, इब्न बतूता जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, इसका पुस्तक का नाम था रहेला या सफरनामा। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, और कुछ दिन के बाद इसको न्यायाधीश और काजी नियुक्त किया गया था। इसको राजदूत बना के चीन भेजा गया था। सर्वप्रथम जानकारी विजयनगर का देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य को दुनिया के सामने और इसके इतिहास विस्तृत संग्रह सबसे पहले कॉर्लिन मैकेंजी ने तैयार किया था। तो कॉर्लिन मैकेंजी ने तैयार किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत यह ब्रिटिश इंजीनियर और सर्वेक्षक 1800 ईस्वी में विजयनगर के खंडरों की खोज और मानचित्र की शुरुआती विवरण एकत्र किए थे। विजयनगर साम्राज्य में चार राजवंशों ने शासक किया। पहला है संगम वंश, दूसरा है शाल्यूब वंश, तीसरा है तुलिप वंश और चौथा है अरविडो वंश। ठीक है, तो देखिएगा, संगम वंश 1336 से 1485, शाल्यूब वंश 1485 से 1505 और तुलुप वंश 1505 से 1565, अरविडो वंश 1565 से 1646 तक। तो पहला साम्राज्य संगम वंश देखते हैं। संगम वंश का संस्थापक, संगम वंश के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। संगम वंश हरिहर और बुक्का काकतीय वंश के राजाओं के सामंत थे। उसी समय वारंगल में आक्रमण हुआ। 1323 में राजा प्रताप रूप द्वितीय उत्तर भारत दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक की शासक थी। जौना खान, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक, इसके दक्षिण भारत अभियान किया और काकतीय वंश पे अटैक करके वारंगल पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। हरिहर और बुक्का कापली में जाकर शरण ली और वहां के राजा ने दोनों भाइयों को मंत्री बना दिया। ठीक है, संगम वंश बाद में सुल्तान के कापली पर आक्रमण किया, जहां उन्हें बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया गया और मुस्लिम बना दिया गया। फिर हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में एक विद्रोह दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा था। जब यह दक्षिण भारत आए तो गुरु संत विद्यारण से मिले। संत विद्यारण ने हिंदू की दीक्षा और हिंदू धर्म में वापस आए और संत विद्यारण मार्गदर्शन में 1336 में विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में तुंगभद्रा नदी पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। किसके द्वारा? हरिहर प्रथम के द्वारा। हरिहर प्रथम का कार्यकाल 1336 से 1356 तक था। संगम वंश का प्रथम शासक था। राजधानी अपना बनाया था अनेगुंडी या विजयनगर। 1346 में राज्य का संपूर्ण क्षेत्र विजयनगर में मिला लिया था। 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना का विस्तार रुक गया था। 1347 में किसका विस्तार संस्थापना हुआ? बहमनी साम्राज्य का स्थापना हुआ। उसी के कारण विजयनगर साम्राज्य का विस्तार रुक गया था। 1356 में हरिहर प्रथम की मृत्यु हो गई और अगला शासक बना था बुक्का प्रथम। तो 1356 में हरिहर प्रथम की मृत्यु हो गई और अगला शासक बना 1356 से 1377 के बीच
बुक्का प्रथम, इसका उपाधि था वेद मार्ग प्रतिष्ठात्मक। तो याद रखिएगा बुक्का प्रथम का ये इसका उपाधि क्या था, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। रायचूर के दबाव को लेकर समय संघर्ष लंबे समय तक चला। अब बुक्का प्रथम की बहनी शासक मोहम्मद शाह प्रथम से युद्ध हुआ और अडौनी का युद्ध 1368 में, याद रखिएगा अडौनी का युद्ध कब हुआ था, 1368 ईस्वी में अडौनी का युद्ध हुआ था। बुक्का प्रथम ने अपना राजदूत चीन भेजा। बुक्का प्रथम ने पुत्र कंपन और मदुरई अभियान पर भेजा था। यह जानकारी कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की संस्कृत मधु विजयम से मिलती है। तो इसका जानकारी कहाँ से मिलती है, मधु विजयम। उसके बाद अगले शासक आए हरिहर द्वितीय, जिसका कार्यकाल 1377 से 1404 तक रहा। उपाधि महाराजा धीराज एवं राज परमेश्वर। ठीक है, याद रखिएगा इसके हरिहर द्वितीय का उपाधि क्या था, महाराजा धीराज एवं राज परमेश्वर। बहमनी शासक मोहम्मद शाह को पराजित करके गोवा और दामोल छीन लिया। तो कब किसको पराजित किया, बहमनी शासक मोहम्मद शाह को पराजित करके गोवा और दामोल को छीन लिया। कांची को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। साइनाचार हरिहर द्वितीय का मुख्यमंत्री था। याद रखिएगा कि हरिहर द्वितीय का मुख्यमंत्री किसको नियुक्त किया गया था, साइनाचार को हरिहर द्वितीय का मुख्यमंत्री नियुक्त किया था, जिसने चारों वेद पर टीका लिखा था, जिसका नाम था वेद भास्कर। तो साइनाचार ने 4 वेदों पे टीका लिखा था, जिसका नाम था वेद भास्कर। इसके बाद फिर क्रमशः शासक बने कौन, विरूपाक्ष प्रथम, बुक्का द्वितीय। तो हरिहर द्वितीय का कार्यकाल 1377 से 1404 के बीच। उसके बाद विरूपाक्ष प्रथम 1404 से 1405 और बुक्का द्वितीय 1405 से 1406। उसके बाद आए देवराय प्रथम। देवराय प्रथम का कार्यकाल रहा 1406 से 1422 ईस्वी के बीच। देवराय प्रथम का कार्यकाल रहा। देवराय प्रथम संघर्ष बहमनी शासक फिरोज शाह बहमनी के साथ सेना को शक्तिशाली बनाने का उद्देश्य से अरब और फारस से घोड़े खरीदकर अश्वारोही सैनिक की संख्या बढ़ाई। तुर्क तीरंदाजी सेवा में भर्ती किया, हरिंद्रा बांध बनाया। देवराय प्रथम के समय इटली यात्री निकोलो कांटी आया था। याद रखिएगा कि निकोलो कांटी इटली का रहने वाला था। किसके दरबार में आया था, देवराय प्रथम के। देवराय प्रथम के दरबार में कौन आए थे, निकोलो कांटी। देवराय प्रथम ने दरबार में श्रीनाथ रहते, जिन्हें हरविलास की रचना की थी। तो इसके दरबार में श्रीनाथ रहते थे और किसने किसकी रचना की थी, हरविलास की। अरब और फारस से घोड़े खरीदकर अश्वारोही सैनिक संख्या बढ़ाई। तुर्क तीरंदाजी को सेवा में भर्ती किया। देवराय प्रथम के समय, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि देवराय प्रथम के समय कौन आए थे, निकोलो कांटी विजयनगर साम्राज्य आया था। और निकोलो कांटी का संबंध किस देश से था, इटली से था। देवराय प्रथम के दरबार में श्रीनाथ रहते थे, जिन्हें हरविलास की रचना की थी। देवराय प्रथम के दरबार में श्रीनाथ रहते थे, जिसकी रचना कौन सा की थी, हरविलास की थी। उसके बाद देखते हैं देवराय द्वितीय। अगला शासक बना देवराय द्वितीय। इसने अपना उपाधि, याद रखिएगा, गजबेटकर या इमादी देवराय। देवराय द्वितीय का 2 उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है, गजबेटकर और इमादी देवराय। तो गजबेटकर और इमादी देवराय किसका उपाधि था, तो देवराय द्वितीय के साथ। श्रीलंका के विरुद्ध नौसैनिक अभियान किया। सर्वाधिक मुसलमान भर्ती इसी के समय हुआ था। पूछता है कि किसके समय सर्वाधिक मुस्लिम भर्ती किया गया, तो देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय का अपने समय में ईरान का शासक शाहरुख का राजदूत अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। तो अब्दुल रजाक कहाँ का था, फारस का था। और किसके दरबार में आया था, देवराय द्वितीय के समय। और देवराय द्वितीय का नाम था गजबेटकर, अपना उपाधि लिया दे इमादी देवराय। देवराय द्वितीय विद्वान के संरक्षण था और स्वयं को विद्वान मानता था। महान नाटक इसका, याद रखिएगा, सुधा नीति और महर्षि वद्रायन रचित बद्रसूत टीका उन्होंने लिखी थी। देखिएगा कि ईरान का देवराय द्वितीय का नाम उपाधि, याद रखिएगा, गजबेटकर और इमादी देवराय। ईरान का राजदूत अब्दुल रजाक किसके दरबार में आया था, देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। संगम शासन का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय का पुत्र प्रबुद्ध राय था। अपने विरूपाक्ष की हत्या करके शासन बना था। इसके बाद बने मल्लिकार्जुन। उसके बाद विरूपाक्ष द्वितीय। और संगम वंश का अंतिम शासक, याद रखिएगा, कौन था, विरूपाक्ष द्वितीय। तो संगम वंश का अंतिम शासक, याद रखिएगा, विरूपाक्ष द्वितीय। इसके सेनापति नरसिंह शालुक ने सत्ता अधिकार कर लिया और शालुक वंश की स्थापना कर दी।
तो संगम वंश का अंतिम शासक कौन था, याद रखिएगा, विरूपाक्ष द्वितीय। और इसके सेनापति ने इसको हरा के कौन सा वंश रखा, सालुव वंश की नींव रखी। सालुव वंश के संस्थापक थे नरसिंह सालुव। इसके इमादी नरसिंह शासन बना 1490 से 1506। वीर नरसिंह ने इमादी नरेन की हत्या करके तुलु वंश की स्थापना की और तुलु वंश का स्थापना किया, और तुलु वंश का कार्यकाल 1506 से 1570 तक रहा। ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे, वीर नरसिंह। वीर नरसिंह 1506 से 1509, यानी सबसे मतलब 3 साल का इसका कार्यकाल रहा था, 1506 से 1509 में। 1506 में सालु वंश के नरेश इमादी नरसिंह की हत्या करके विजयनगर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया, और तालु वंश का संस्थापक कौन थे, वीर नरसिंह थे। इसका पूरा शासनकाल आंतरिक विद्रोह एवं आक्रमणों से पराजित रहा, और इसकी मृत्यु हो गई 1509 में। वीर नरसिंह मात्र 3 साल तक शासन किए, और किस वंश का स्थापना किए, तो तुलु वंश का स्थापना। तुलु वंश का संस्थापक कौन थे, वीर नरसिंह। उसके बाद अगला शासक बने कृष्णदेव राय, जो कि बहुत महान शासक बने, 1509 से 1529। इसका कार्यकाल कितने साल तक रहा, 20 साल तक रहा, 20 साल तक। और तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय 1509 पे गद्दी पे बैठा। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 20 साल का शासक रहा। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय के बारे में सर्वाधिक शक्तिशाली माना था। बाबरनामा में कृष्णदेव राय की चर्चा की गई है और सबसे शक्तिशाली इसको बताया गया है। कृष्णदेव राय ने सफल सैनिक अभियान के अंतर्गत कृष्णदेव राय ने अपने सफल सैनिक अभियानों के अंतर्गत 1509 से 1510 में बीदर सुल्तान महमूद शाह को अदोनी के सम्मुख हराया था। 1512 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके रायचूर पर अधिकार कर लिया। ऐसे 1510 में यूसुफ आदिल शाह को गोवा ये जीत लिया था, गोवा से। 1512 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर रायचूर पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात गुलबर्गा के किले पर भी अधिकार कर लिया। 1513 से 1518 के बीच कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव से 4 बार युद्ध किया और उसे हर बार पराजित करता रहा। स्वराज से निराश प्रताप रुद्रदेव ने कृष्णदेव राय से संधि की प्रार्थना की और उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो किसका, प्रताप रुद्रदेव अपनी बेटी का शादी किससे कर दिया, कृष्णदेव राय से। 1520 में कृष्णदेव राय ने अपने समस्त शत्रुओं को परास्त करके अपने पराक्रम निश्चय कर लिया। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक माल्यदा जबकि संस्कृति में जामवती कल्याणम की रचना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कृष्णदेव राय की 2 पुस्तक है, तेलुगु में अमुक माल्यदा और संस्कृत में जामवती कल्याणम। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज और अभिनव भोज आंध्र पिता की भी उपाधि ली थी। याद रखिएगा कि कृष्णदेव राय को क्या क्या बोलते हैं, आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पिता की उपाधि धारण की। और कृष्ण राय की 2 पुस्तक है, तेलुगु भाषा में अमुक माल्यदा और संस्कृत में जामवती कल्याणम। 2 पुस्तक इसने रचना की है। और कृष्णदेव राय को आंध्र भोज और अभिनव भोज की उपाधि धारण की थी। ठीक है। संस्कृत में इसने जामवती कल्याणम लिखा और तेलुगु में अमुक माल्यदा लिखा। और इसने कौन कौन से उपाधि लिया था, आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह। इसकी शासनकाल में यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा विजयनगर आए थे। तो इसके शासनकाल में 2 यात्री आए थे पुर्तगाली से, डोमिंगो पायस और बारबोसा विजयनगर आए थे। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिसका नाम था अष्टदिग्गज। और अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में थे, अष्टदिग्गज कृष्ण देव राय के दरबार में थे। जो 8 कवि रहते थे उसको क्या बोला गया था, अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज में सर्वाधिक महत्व था अलसानी पेडुन्ना, इसे आंध्र कविता का पितामह भी बोला गया है। और तेनालीराम थे, अलसी पेडन्ना और तेनालीराम ये आंध्र कविता के पितामह थे। अलसी पेडन्ना इन्हें आंध्र कविता का पितामह भी बोला गया है। तो याद रखिएगा कि अलसी पेडन्ना को किसका पिता बोला गया, आंध्र कविता का पितामह। इनकी कृति है मनुचरित्र और हरि कथा सार। याद रखिएगा इनकी प्रमुख कृति है मनुचरित्र और हरि कथा सार। तेनालीराम का प्रमुख रचना था पांडुरंग महासम्य।
उनके शासनकाल को कृष्णदेव राय शासनकाल को तेलुगु का साहित्य का क्लासिकल युग कहा गया है। तो इसके दरबार में कौन कौन आए थे? बारबोसा आए थे और डोमिंगो पायस आए थे। और तमिलनाडु तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है, क्लासिकल युग कहा गया है। नागलपुरक नामक एक नगर विट्ठल भाई स्वामी मंदिर का भी निर्माण कराया था। तो नागलपुर नामक एक नगर है, वहाँ पे विट्ठल भाई स्वामी का मंदिर कृष्णदेव राय के द्वारा निर्माण कराया था। और कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई थी 1529 में। याद रखिएगा कि तुलुक वंश का सबसे महान शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। इसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे जो कि तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग प्रदान किया। उसके बाद अच्युत दे राय कृष्ण राय देव राय का भतीजा 1529 से 1542 कृष्णदेव राय के शासनकाल संभाला। पुर्तगाली यात्री नुनिज जो था अच्युत देव राय के शासनकाल में आया था। सदाशिव राय तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव राव। इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? राम राय, जो सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली थी। याद रखिएगा कि उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन कैसे हुआ देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य का पतन, एक समाजवादी सेनापति जिसने बहानी साम्राज्य ने 5 राज्य बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, अहमदनगर फूट डालने की कोशिश की, किंतु इससे विपरीत परिणाम निकला। बहनी राज्य में बरार को छोड़कर शेष चारों ने मिलकर 1565 में विजयनगर पर हमला किया। इस युद्ध में तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध बोलते हैं या मच्छीवाड़ा का युद्ध भी बोलते हैं। इस युद्ध के मैदान में सेनापति राम राय मर गए। सदाशिव राय ने अपना अगला सेनापति त्रिमल को बनाया। त्रिमल ने सदाशिव राय की हत्या कर दी और कौन सा वंश का स्थापना हुआ? अरविडो वंश का। याद रखिएगा किसके समय 5 विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, कौन कौन सा बना? बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर और अहमदनगर। और तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। इसको राक्षसी तंगरी या तालिकोटा का युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा तालिकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। उसके बाद अगला वंश आया अरविडो वंश, जिसका कार्यकाल 1570 से 1650 तक। अरविडो वंश का संस्थापक कौन था? त्रिमल था। यह दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य का चौथा अंतिम राजवंश था। इस वंश की राजधानी कहाँ था? पेनुगोंडा। याद रखिएगा अरविडो वंश का अपनी राजधानी कहाँ बनाया? पेनुगोंडा में बनाया। इस वंश का अंतिम शासक कौन बना? श्रीरंग तृतीय, जिसके राज्य में विजयनगर का छोटे छोटे टुकड़ों में बद गया। तंजौर, मैसूर, मदुरई इन स्वतंत्र राज्यों में निर्माण हो गया और विजयनगर का पतन हो गया। जैसे तंजौर में टूट गया, मैसूर में टूट गया, मदुरई में। ठीक है, विजयनगर कालीन का प्रशासन, विजयनगर कालीन में केंद्रमुखी प्रशासन था। राज स्वरूप राजतंत्रात्मक, जिसका प्रमुख राजा स्वयं होता था। विजयनगर के राजा राय की उपाधि धारण करते थे, अपने आप को ईश्वर तुल्य मानते थे। राजा की सहायता से 2 परिषद होती थी, एक राज परिषद और दूसरा मंत्री परिषद। इसकी सलाह पर राजनीतियों को बनाता था। इसकी स्थिति में औपचारिक अधिक होती थी। मंत्री परिषद, तो याद रखिएगा कि राजा की सहायता से 2 परिषद बना, एक राज परिषद, दूसरा मंत्री परिषद। इसका स्वरूप छोटा था। इसके कुल 20 सदस्य होते थे, जिसमें प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और विभागों के सदस्य होते थे। इसमें विद्वान, राजनीति में निपुण, 50 से 70 वर्ष की आयु वाले निपुण व्यक्ति को सदस्य बनाया जाता था, जिसका अध्यक्ष महाप्रधानी होता था। उसके बाद देखते हैं भू राजस्व व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य का। राजकीय आय का स्रोत, जिसे शिष्ट कहा गया। याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य में जो राजकीय आय था, इसका मुख्य स्रोत क्या था? शिष्ट था। यह भूमि का उपज के आधार पर निर्धारित होता था। सामान्यतः 1/3 से 1/4 होता था। 16वीं सदी में सदाशिवराव भाव ने व्यावसायिक कर मुक्त किया। तो आज देखें विजयनगर साम्राज्य के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।